सो हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या यहाँ से नीट में क्वेश्चन आएगा? तो 100% श्योर रहिए कि नीट में क्वेश्चन आएगा। देखिए, आप एनालाइज किस तरह किया जाता है नीट का। आप एनालाइज इस तरह कीजिए कि आप देखिए, हर एक टॉपिक को उठाइए, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक को उठाइए और टॉपिक से देखिए कितना एमसीक्यू पूछा गया, कितना आपका आया हुआ इससे पहले पीवाईक्यू में। ठीक है, तो आप देखिएगा कि हर एक टॉपिक, आप कोई भी एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक को आप ना इम्पोर्टेंट बोल सकते हो ना फिर अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है आजकल, है कि नहीं। बायोमोलिक्यूलर जैसे चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो बाकी क्या ही बोला जाए। लिविंग वर्ल्ड से 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो आपको कोई टॉपिक को ना अनइम्पॉर्टेंट में जाना या फिर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सब कुछ पूरा एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। तो अब जब लेक्चर देखो तो क्या करो, आप एनसीईआरटी को साथ में रखो, देखते जाओ कि कौन सा जो लाइन है उसको बार बार फोकस किया जा रहा है, फिर उसको जाके देखो कि क्या इसमें नीट में पीवाईक्यू आ चुका है क्या। तो आप देखिएगा कि जो भी हम यहाँ पे बार बार चीज़ को फोकस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आया हुआ है, उस लाइन से, एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तभी उतना फोकस करके आपको बताया जा रहा है। वैसे भी आप देखिएगा तो हमको लगता है कि हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का हर एक लाइन से हर ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आज से 30-40 साल से एग्जाम हो रहा है आपका मेडिकल का। इससे पहले तो स्टेट पीएमटी होता था, लेकिन जब से ये नीट और एआईपीएमटी हुआ है, जब से आपका ये नया एनसीईआरटी आया है, अभी तो जो जस्ट लॉन्च हुआ उससे नहीं, उससे जो पहले वाला एनसीईआरटी था, आप देखिएगा कि लगभग क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आता है वो एकदम एनसीईआरटी का लाइन से उठ के आता है। नीट में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी का लाइन से उठ के आ रहा है। भले ही आजकल का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, मतलब कि असर्शन रीजन या फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रह रहा है। तो आपको एनसीईआरटी को पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ना है और एनसीईआरटी पे ही कमांड बनाना है अच्छे से। हर एक लाइन को समझिए, हर एक लाइन को याद रखिए। ऐसा हो जाना चाहिए एनसीईआरटी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लाइन में क्या लिखा है, कौन सा पेज नंबर पे लिखा है, तभी जाकर आपको 340-350 नंबर प्लस कर पाएगा। उसके अलावा तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहोगे, और नहीं मिल पा रहा है अगर क्वेश्चन तो नंबर में मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा विद सॉल्यूशन। ये भी आपका, अगर आपको डाउट है कि सर आप तो बोले टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कहाँ मिलेगा, तो अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है तो भी आप नंबर में मैसेज कीजिए, आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फीमेल गैमेटोफाइट। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? मेल गैमेटोफाइट पढ़ चुके हैं। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? माइक्रोस्पोर। क्या क्या पढ़े थे? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको क्या पढ़े थे? पोलन सैक, उसका वाल पढ़े थे, एंथर पढ़े थे, माइक्रोस्पोर पढ़े थे, मेगास्पोर पढ़े हम लोग, पिस्टिल पढ़े हम लोग, फिर आपका मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़े हम लोग। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। आइए शुरू करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट पे और शुरू करते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? इन मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल 3 जनरेट। इस टाइप का जो आपका फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है बाकी डिजेनरेट में जाता है, इस टाइप का डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, जब मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, उसमें मियोसिस होता है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे 4 मेगास्पोर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? मेगास्पोर टेट्राड बोले थे। अब उस 4 मेगास्पोर टेट्राड में से जो 3 है वो डिजेनरेट कर जाता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड वाला है वो आपका बच जाता है, और वही जाके डेवलप करता है एम्ब्रियो सैक में। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो एम्ब्रियो सैक होता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से कि आखिर क्या क्या है एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छा से। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, नॉट मियोटिकली। कैसे डिवाइड कर रहा है? ये माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, ना कि म्यूसिस डिवीजन कर रहा है। टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल। देखिए क्या हो रहा है, आपका जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, एक तो आपका क्या माइक्रोपाइलर एंड, दूसरा कहाँ जाएगा आपका? चलाजल एंड।
ठीक है, कैसे? थ्रू माइटोटिक डिवीजन। किसके थ्रू होगा? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन किस में हो रहा है? सेल में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद देखिए बोल रहा है फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, 2 मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट। बोल रहा है एक बार तो माइटोटिक डिवीजन होगा फर्स्ट, फिर होगा सेकेंड, फिर होगा थर्ड। अब जब लास्ट में थर्ड माइटोटिक डिवीजन हो चुका होगा, देखिए 1 से बना 2, 2 से 4 और 4 से 8, मतलब जब एंड होगा हमारा तो कितना न्यूक्लियस होगा हम लोग पास? 8 न्यूक्लियस होगा। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज फॉर द एम्ब्रियो सैक। बोल रहा है कि जब 3 माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, तो फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed by immediately by cell wall formation। बोल रहा है कि जो आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है उसमें तुरंत सेल नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब कि इसमें सेल का कोई रोल नहीं हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस से डिवाइड कर रहा है, बाद में कुछ टाइम बाद ही आपको उसके ऊपर साइटोप्लाज्म आएगा और सेल का फॉर्मेशन होगा। मूव करते हैं आगे हम लोग। हाँ, तो आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, मतलब जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जा रहा है उसके बाद क्या आ रहा है? सेल वॉल लेट्स डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल में गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। बोल रहा है जब 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है उसके बाद उसके पास सेल का फॉर्मेशन होता है और जाके आपका एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। जो बोल रहा है एक फिगर में हम लोग देखते हैं, तो देखिए आपको दिखाते हैं हम फिगर बना के और समझते हैं इस चीज को। देखिए मान लीजिए कि आपका ये एम्ब्रियो सैक है, ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक है। तो इस एम्ब्रियो सैक में कितना न्यूक्लियस है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। ध्यान रखिएगा कितना न्यूक्लियस हो गया? 8 न्यूक्लियस। तो जो ये न्यूक्लियस है उसके ऊपर फिर जब सेल आएगा तो ये आपको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल, जो कि नंबर में कितना होगा? 3। तो टोटल एंटीपोडल सेल 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका नीचे होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनर्जिड। तो टोटल नंबर ऑफ सिनर्जिड सेल कितना हो जाएगा? 2। देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये आपका 3 एंटीपोडल, ये आपका 2 सिनर्जिड, इसके ऊपर आपका एक सेल, और ये जो लार्ज आपको सेंट्रल वाला दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे लोग? सेंट्रल सेल। और इसके अंदर होगा आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देखिए यहाँ से न्यूक्लियस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस कितना हो जाएगा आपके पास? 8। और सेल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 और एक लार्ज सेंट्रल सेल, तो सेल कितना हो जाएगा? 7 सेल। तो एक फीमेल गेमेटोफाइट जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, उसमें टोटल कितना हो जाएगा? न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस, और सेल कितना हो जाएगा? 7 सेल। तो C7N8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद द एम्ब्रियो सैक, 3 ग्रुप इन टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंस्टिट्यूट एग एपरेटस। देखिए एग एपरेटस में क्या क्या होता है? आपको जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें क्या होता है? एग एपरेटस होता है जिसमें कि 2 सिनर्जिड होता है और एक सेल होता है। तो जब आपका एग एपरेटस क्या कंसिस्ट करता है? एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड अ एग सेल। द egg apparatus in turn consists 2 synergid and 1 egg cell. The synergid have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और फिर से आने का पॉसिबिलिटीज है। इसको समझते हैं हम लोग कि जो फिलिफॉर्म apparatus होता है वो माइक्रोपाइलर एंड में इसका वर्क पूछता है कि ये करता क्या, किसमें हेल्प करता है। तो क्या करता है फिलिफॉर्म apparatus? which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid। जब आपका पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे और स्टिग्मा पे आके जब सिंक्रोनाइज हो गया, मतलब जब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लिया पोलन ग्रेन को, तो जब पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू जब पोलन ग्रेन मेल गैमेट अंदर आएगा और जब अंदर जाएगा एग सेल से फर्टिलाइज होने के लिए, तो कौन गाइड करेगा उसको? सिनर्जिड गाइड
फिलिप-होम apparatus गाइड करेगा, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, सिनर्जिड में। तो फिलिप-होम apparatus क्या करता है, गाइड्स द पोलन ट्यूब। ठीक है। 3 सेल्स आर लोकेटेड एट द चलाजल एंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, एंड अ लार्ज सेंट्रल सेल, जिसको मेंशन कर लिए हैं हम लोग पहले ही, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस, जो क्या करता है, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में हेल्प करता है। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, दस अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक, सॉरी, दस अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। मतलब एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक के पास 2 पोलर न्यूक्लिया होगा, 3 एंटीपोलर न्यूक्लिया होगा, 2 सिनर्जिड न्यूक्लिया होगा, एक सेल का न्यूक्लिया होगा, टोटल 8 न्यूक्लिया होगा और 7 सेल्ड होगा। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। हम लोग पढ़े कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। कहाँ से आता है एम्ब्रियो सैक, तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जब 4 ओव्यूल बनता है, 4 मेगास्पोर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। अब वो मेगास्पोर में से 3 डीजेनरेट कर जाता है, एक ही फंक्शन होता है, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब वो एक मेगास्पोर क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो बनाता है 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जब बन जाता है उसके बाद आता है उसके ऊपर सेल, और फिर सेल आ जाता है, 3 एंटीपोडल सेल बन जाता है, 2 सिनर्जिड बन जाता है, एक सेल बन जाता है और एक सेंट्रल सेल बन जाता है। तो लास्ट में आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाता है जब पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक मान लीजिए कि जो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें से एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट है पोलिनेशन वाला पार्ट, और एक है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग का है, जो आपका मेल का पार्ट था और फीमेल का पार्ट था, वो हम लोग अभी तक खत्म कर लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग लास्ट 30 ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, और जैसे ही हम लोग का इस यूनिट खत्म होता है, एक यूनिट, उसके बाद हम लोग करेंगे 90 क्वेश्चन का सीरीज, और उस 90 क्वेश्चन का सीरीज आपको सीरियसली लेना है और देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, जो कि जैसा नीट का पैटर्न है वैसा हो रहेगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा, इसलिए आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कीजिए और प्रीवियस ईयर को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पोलिनेशन के साथ। हम लोग अच्छे से पोलिनेशन को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या एनसीईआरटी में दिया है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए, है ना। एंजॉय ही तो है। अगर आप किसी चीज़ को लोड लेके पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब बनता है क्या, कोई मतलब नहीं बनता है लाइफ में। अगर कोई चीज़ आप पे लोड बन जा रहा है, उसको छोड़ दो ना। फिर जब तक एंजॉय नहीं कर पा रहे हो चीज़ को, आप लोड लेके कितना दिन तक कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है नीट निकाल लेंगे सब कुछ हो जाएगा। अब अगर एमबीबीएस का कोर्स देखोगे आप, तो आप तो अभी एनसीईआरटी बस 2 एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जाके देखो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बुक, ये तो बस फर्स्ट ईयर का है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारा पढ़ना है, तो अभी से लोड नहीं लेना है ताकि लाइफ प्रेशर हो जाए। अभी तो आप पूरा सोच लोगे बस मेडिकल कॉलेज जाना है, ये वहाँ मस्ती होता है, मेडिकल कॉलेज में बहुत मस्ती होता है, हर एक कॉलेज में अच्छा मस्ती होता है, लेकिन साथ में आपको पढ़ना भी तो है। अभी भी आप करो ना वही चीज़, अभी भी वही चीज़ को अपनाओ कि अगर दिन भर में 24 घंटा का टाइम है, तो उसको हम लोग मिनिमम एक एवरेज बात करें तो 6 से 8 घंटा तो पढ़ सकते हैं। 6 से 8 घंटा का सेल्फ स्टडी मोर देन सफिशिएंट है नीट को निकालने के लिए। ये सब झूठ का बात है कि 20 घंटा 22 घंटा पढ़ना है, इतना पढ़ के कोई नीट निकल नहीं पाएगा। रटना थोड़ी जी, समझना है। अब 6 से 7 घंटा पढ़ो ना, सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटा करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 650 प्लस इन नीट। नीट को बहुत टाइप एग्जाम नहीं है, बस नीट क्या मांगता है, कंटिन्यूटी। कोई भी एग्जाम क्या मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है। कोई एग्जाम क्रैक करने का सबसे मूल मंत्र क्या है, कंटिन्यूटी। अगर आप कोई चीज़ को बार बार, एक बार नहीं 10 बार नहीं, बार बार पढ़ो तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा को क्वेरी आता है, सर हम लोग भूल जाते हैं पढ़ते तो। अरे भूलना अच्छा बात है यार, कौन बोल दिया कि भूलना खराब बात है। याद करो क्लास 10th का रिजल्ट, मान लो क्लास 10th में 60% आ जाए और वही चीज़ आपको डेली याद रहे, 2 साल बाद भी वही दर्द हो, तो क्या आपके लिए अच्छा बात है, नहीं। तो भूलना अच्छा बात है, कौन बोल रहा है भूलना खराब बात है। लेकिन जो नहीं भूलना उसके लिए आप रिवीजन करो। आप ABCD कभी भूले हो, नहीं भूले, क्यों, क्योंकि उसको इतना बार रिवीजन कर दो को भूल ही नहीं पाओगे। उसी तरह एनसीईआरटी पढ़ो, इतना बार पढ़ दो कि एनसीईआरटी कभी भूल ही ना पाओ, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। मेन मोटो बना लो, हमको एनसीईआरटी डेली 2 घंटा पढ़ना है, खाते पीते जब मन करे तब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो।
ठीक है ना। इस तरह से पढ़ लो कि हर एक लाइन याद हो जाए आपको। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यही अपनाओ कि फॉर्मूला लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बनाओ। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है नीट, एकदम चिल रहो, है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, तब तक के लिए थैंक यू।